अध्याय 27 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। ज्यादातर साहित्यकारों को तलवारें पसंद थी। अगर उन्हें युद्ध कला न भी आती तो भी वे कुलीन और शिष्ट दिखने के लिए तलवार पहनते थे। तलवारें हमेशा से युद्ध के मैदान में योद्धाओं और मुक्केबाजी की दुनिया में बदमाशों द्वारा पहनी जाती रही है। यह किसी विद्वान की आभा से बिल्कुल अलग थी। स्काई ट्रेजर पवेलियन में सू जिमो ने नजदीकी युद्ध के हथियार चुनते समय तलवार नहीं चुनी। इसके बजाय उसने अवचेतन रूप से कृपाण चुन ली। उसने भी इसका कारण नहीं सोचा था। सू जिमो को यह बात तब समझ आई जब वह नगर प्रभु के निवास से बाहर निकला। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मूलतः विद्वान नहीं था। वह वुडिंग के ड्यूक का बेटा था जिसने सामंतों को भयभीत कर रखा था। उसे युद्ध के मैदान में सरपट दौड़ना चाहिए था, अनगिनत दुश्मनों को मारना चाहिए था, अपने लंबे वस्त्र को खून से रंगना चाहिए था और साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए था। शुरुआत में सू जिमो को समझ नहीं आया कि उस रात जब उसके हाथ में धारदार तलवार जो डिंग्युन की गर्दन में घुसी तो उसे डर, घबराहट या डर क्यों नहीं लगा, बल्कि वह उत्साहित और कोशिश करने के लिए उत्सुक था। यह बात अब तक सू जिमो को समझ में आई थी। हत्या करने की ऐसी जिद उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों के खानदान से आई थी। 10 साल से ज्यादा की मेहनत के बाद भी इसे मिटाया नहीं जा सका। लुओ तियानबू के शब्द तीखे कांटों की तरह थे जो सू जिमो की छाती में चुभ गए। दर्द असहनीय था। बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब उसकी हालत कैसी है? क्या उसकी जान को खतरा था? सू परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या जियानिंग डर गई थी? जब सू जिमो उस सराय के पास से गुजरा जहां वह पहले रुका था तो उसने गलती से स्काई ट्रेजर पवेलियन द्वारा छोड़ा गया अनोखा निशान देख लिया। क्या यह हो सकता है कि दोनों छद्मात्मा हथियारों को परिष्कृत किया गया है? सू जिमो एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर वह स्काई ट्रेजर पवेलियन की ओर चल पड़ा। वह गली के अंत तक चला गया। स्काई ट्रेजर गोल्ड बैज पहने उसके सामने की दीवार ने उसकी उपस्थिति महसूस की और अचानक पानी की तरह पारदर्शी हो गई। सू जिमो उसमें से गुजरा। जब वह स्काई ट्रेजर पवेलियन के मुख्य हॉल में पहुंचे तो सू जिमो रुके नहीं और सीधे ऊपर चले गए। मुख्य हॉल में कई क्यूई शोधन योद्धा मौजूद थे। उन्होंने अपना सिर घुमाया और सू जिमो को गहन निरीक्षण और जुनून से देखा। मुख्य हॉल का माहौल थोड़ा अजीब था। साधना जगत में संसूचन कौशलों का एक समूह था। उपस्थित सभी क्यूई शोधन योद्धा देख सकते थे कि सू जिमो के शरीर में कोई आत्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन वह आकाशीय निधि मंडप की दूसरी मंजिल तक जा सकता था। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, सू जिमो के पास आकाशीय खजाने का पदक था। स्काई ट्रेजर ब्रॉन्ज मेडलियन के साथ स्काई ट्रेजर पवेलियन में खरीदारी करने पर 10% की छूट मिल सकती थी। यह हर किसी को लुभाने के लिए काफी था। पहली बार जब वह स्वर्गीय खजाना मंडप में आया तो सू जिमो के साथ याओक्स्यू भी था, जो एक फाउंडेशन स्थापना साधक था, इसलिए किसी ने भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब सू जिमो, जो स्काई ट्रेजर बैज को लेकर चल रहा था, एक 3 साल के बच्चे की तरह था जो अपनी बाहों में सोने की ईंट लेकर चल रहा था। किसी नश्वर के लिए आकाशीय खजाना बैज प्राप्त करना उसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। हालांकि अधिकांश क्यूई शोधन योद्धाओं को प्रलोभन तो था, लेकिन उन्हें डर था कि वे मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने आकाशीय खजाना बैज को हथियाने का विचार त्याग दिया। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं था। एक साधारण आदमी निर्दोष है, लेकिन जेड अंगूठी को संजोकर रखना अपराध बन जाता है। इतने बड़े प्रलोभन के सामने हमेशा ऐसे लोग होंगे जो जोखिम उठाएंगे। हॉल के कोने में एक ठंडी नजर पूरे समय सू जिमो के पीछे के दृश्य पर टिकी रही। सीढ़ियों के अंत में सू जिमो के गायब होने तक ही उसने अपनी नजरें हटाई। सू जिमो के मन में कुछ चल रहा था और उसने हॉल में चल रही क्षणिक हत्या की मंशा पर ध्यान नहीं दिया। वह दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। आकाशीय खजाने के मंडप का स्वामी वहां बैठा था। जब उसने सू जिमो को अंदर आते देखा तो वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, युवा स्वामी सू, आप आखिरकार आ ही गए। दोनों छद्मात्मा शस्त्रों को परिष्कृत कर दिया गया है, देख लीजिए। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मंडप स्वामी ने अपना स्टोरेज बैग थपथपाया। एक लंबी कृपाण, एक धनुष और 20 तीखे तीर सू जिमो के सामने तैर रहे थे। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मंडप मास्टर ने कहा, कोल्ड मून कृपाण लगभग 3 फीट लंबा है। ब्लेड चांदी सफेद है और पीछे का भाग मोटा और तेज है। यह काटने और मारने के लिए उपयुक्त है। मुख्य सामग्री कोल्ड मून स्टोन है। यंग मास्टर सू के अनुरोध के अनुसार 7 स्टार सैंड, गोल्डन लाइट रॉक आदि जैसे 10 से अधिक कठोर सामग्रियों को जोड़ा गया था। हालांकि कोई स्पिरिट पैटर्न नहीं है, यह बिना टूटे मध्यम श्रेणी के स्पिरिट हथियारों के प्रभाव का सामना कर सकता है। हाँ, सू जिमो ने सिर हिलाया और हवा में तैर रही लंबी कृपाण की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक उसी समय स्काई ट्रेजर पवेलियन के पवेलियन मास्टर की आंखों में उपहास की झलक दिखाई दी। वह सू जिमो को खुद को मूर्ख बनाते देखने का इंतजार कर रहा था। सू जिमो ने दोनों छद्मात्मिक हथियारों को यथासंभव भारी बनाने का अनुरोध किया था। हालांकि उसके सामने रखे कोल्ड मून सेबर का वजन 500 किलोग्राम था। स्तर 9 के हथियार शोधन की साधना के कारण वह अपनी आत्मिक ऊर्जा से उसे बमुश्किल ही चला पा रहा था। उसके लिए अपने शत्रु को मारने के लिए उसका उपयोग करना असंभव था।
स्काई ट्रेजर पवेलियन के मंडप मास्टर का मानना था कि जिस क्षण सूजिमो ने कोल्ड मून सेबर लिया वह निश्चित रूप से उसका पैर तोड़ देगा। हालांकि अगले ही पल स्काई ट्रेजर पवेलियन का मंडप मास्टर हक्का बक्का रह गया। सूजिमो ने कोल्ड मून सेबर को आसानी से पकड़ लिया और उसे हवा में लहराया भी। उसने सिर हिलाया और कहा, यह सेबर बुरा नहीं है, बस थोड़ा हल्का है। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मंडप मास्टर अवाक रह गए। यह व्यक्ति किस तरह का राक्षस है? उसके पास कोई आत्मिक ऊर्जा नहीं है और वह अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके 500 किलोग्राम वजन वाली चीज उठा सकता है। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि वह सोचता है कि यह बहुत हल्का है। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मंडप मास्टर ने अपनी आंखें घुमाई। यह सैंगुइन क्रिस्टल बो है, यह पूरी तरह से आपका है। स्काई ट्रेजर पवेलियन के पवेलियन मास्टर का मूड ठीक नहीं था और वे इसका परिचय देने की जहमत नहीं उठा सके। सैंगुइन क्रिस्टल धनुष लाल रंग का था और क्रिस्टल जैसी चमक से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ताजा खून बह रहा हो। यह बहुत ही अजीब था और इसका वजन कोल्ड मून सेबर जितना था। सूजिमो ने अपने शरीर पर सैंगुइन क्रिस्टल धनुष लटकाया और अपनी पीठ पर तरकश बांध लिया। उसने तरकश में सभी 20 तीर और कमर पर कोल्ड मून सेबर रख लिया। ठीक है, युवा मास्टर सू की नियुक्ति तय हो गई है। हालांकि आपके अनुरोध में कुछ विसंगतियां हैं, स्काई ट्रेजर मंडप के मंडप मास्टर ने कहा। ओह, इस व्यक्ति का नाम सोंग क्यूई है। वह लेवल 7 क्यूई शोधन योद्धा है। उसके अनुसार यदि यंग मास्टर सू कुछ स्पिरिट स्टोन अग्रिम भुगतान करने को तैयार है तो वह थोड़े समय में लेवल 8 क्यूई संघनन योद्धा तक पहुंच सकता है। बेशक अगर यंग मास्टर सू सहमत नहीं होते हैं तो मैं उन्हें अस्वीकार कर सकता हूं। उसे नहीं पता था कि लेवल 8 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा को मिशन स्वीकार करने में कितना समय लगेगा। सू होंग गंभीर रूप से घायल था और यह पता नहीं था कि वह मरा है या जिंदा। सूजिमो ने तुरंत पिंग यांग टाउन वापस जाने की योजना बनाई। समय नहीं था। उसे आने के लिए कहो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, सूजिमो ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ी देर बाद आकाशीय खजाने के मंडप के स्वामी एक क्यूई शोधन योद्धा को लेकर आए। वह 40 साल का था। वह साधारण दिख रहा था और उसका चेहरा शांत था। यह युवा मास्टर सू हैं, आप इनसे चर्चा कर सकते हैं, स्काई ट्रेजर पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने कहा और एक तरफ हट गए। जब सोंग क्यू ने सूजिमो को देखा तो उसने न तो उसे नीचा दिखाया और न ही उसकी चापलूसी की। उसने बस अपनी मुठियां हल्की सी भींची और कहा, नमस्कार युवा गुरु सू। सूजिमो ने पूछा, क्या आप स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने की जल्दी में हैं? हाँ, अगर मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन हो तो मैं लेवल 8 क्यूई कंडेंसेशन तक पहुंच सकता हूँ। सोंग क्यूई ने सिर हिलाया। आपको कितने समय तक आवश्यकता है? यह कहना मुश्किल है। कोई भी दायरे को तोड़ने के लिए सटीक समय सीमा नहीं दे सकता। सोंग क्यू बहुत ईमानदार था। सूजिमो को इस व्यक्ति के बारे में पहली नजर में ही अच्छा लगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, चूंकि तुम्हारे पास आत्मा रत्न नहीं है तो तुम किसी संप्रदाय में क्यों नहीं शामिल हो जाते? मेरी जड़ें छद्मात्माएं हैं। कोई भी बड़ा संप्रदाय मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। अगर वे मुझे चाहते भी हैं तो मैं सिर्फ एक सेवक ही रहूंगा। सोंगक्वी फूट फूट कर हंसा। छद्मात्मा मूल सबसे खराब प्रकार की आत्मा मूल थी। उनमें धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी सभी 5 तत्व मौजूद थे। उनके द्वारा अवशोषित की गई आत्मिक ऊर्जा पर्याप्त शुद्ध नहीं थी और साधना की गति बेहद धीमी थी। एक ही तत्व वाली आत्मा की जड़ें धातु, लकड़ी, अग्नि आदि के समान थी। वे पौराणिक दिव्य आत्मा की जड़ें भी थी। उनके द्वारा अवशोषित की गई आत्मिक ऊर्जा शुद्ध और परिष्कृत थी। उनकी साधना की गति सबसे तेज थी। जब तक रास्ते में कोई दुर्घटना न हो वे निश्चित रूप से जिंदान बन जाते। सूजिमो कल्पना कर सकता था कि सोंगक्यू को छद्मात्मा जड़ के साथ अपने 40वें वर्ष में स्तर 7 क्यूई संघनन की साधना करने में सक्षम होने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। चलो चले, मेरे पीछे पिंगयांग टाउन तक चलो, मैं तुम्हें 1000 स्पिरिट स्टोन एडवांस में दूंगा, सूजिमो ने कहा। आह! सोंगक्यू चिल्लाया। वह अपनी आंखों में खुशी छिपा नहीं सका। सोंगक्यू को उम्मीद नहीं थी कि सूजिमो मान जाएगा। आखिरकार वह लेवल 8 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा तो था नहीं। अपने नियोक्ता से स्पिरिट स्टोन पहले ही मांगना बहुत बड़ी बात थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सूजिमो उसे सीधे 1000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान करेगी। धन्यवाद युवा मास्टर सू, मैं सू परिवार की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सोंगक्यू ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। 28 शाश्वत पवित्र राजा, नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। स्काई ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकलते ही सोंगक्यू ने अपने स्टोरेज बैग से एक उड़ती हुई तलवार निकाली। उसने अपनी उंगलियों से उसे हल्के से थपथपाया और उसमें आत्मिक ऊर्जा का संचार किया। उड़ती हुई तलवार उन दोनों के सामने तैरने लगी। सोंगक्यू समझ गया कि सूजिमो एक नश्वर प्राणी है जिसमें कोई आत्मिक शक्ति नहीं है। चूंकि उसके पास धनुष और कृपाण था तो उसे जरूर कोई युद्ध कला आती होगी। उड़ती हुई तलवार पर छलांग लगाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सोंगक्यू ने कहा, युवा मास्टर सू, इस उड़ती तलवार पर पैर रखते समय डरो मत। मैं तुम्हें गिरने से बचा सकता हूँ। हम बहुत जल्द पिंगयांग टाउन पहुंच जाएंगे। सूजिमो ने सोंगक्यू की उड़ती तलवार पर नजर डाली। उसने सिर हिलाया और कहा,
चलो ऐसे ही चलते हैं, शहर से बाहर निकलने के बाद बात करेंगे। सोंग क्यू की उड़ती तलवार पर कोई आत्मा के पैटर्न नहीं थे, वह भी एक छद्म आत्मा हथियार था। सू जिमो के सैंगुइन क्रिस्टल धनुष और कोल्ड मून सेबर का कुल वजन 1000 किलोग्राम था। सोंग क्यू के लेवल 7 के क्यू कंडेंसेशन क्षेत्र को देखते हुए वह उन्हें उठा नहीं पाता। सू जिमो ने उसकी पोल नहीं खोली, दोनों तेजी से शहर से बाहर चले गए। शहर के बाहर पैदल चलने वाले कम थे। सू जिमो पिंग यांग टाउन की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्लो हेवन स्ट्राइड का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ओह, कोई हमारा पीछा कर रहा है। सू जिमो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह एक रहस्यमयी एहसास था। सू जिमो ने अपना संयम बनाए रखा, वह सामान्य गति बनाए रखते हुए पिंग यांग टाउन की ओर चल पड़ा। सोंग क्यू ने भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर बाद उन दोनों ने हवा में कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। वह व्यक्ति बहुत तेज गति से आ रहा था। कृषक। सोंग क्यू चौंक गया, उसने अपनी हथेली अपने स्टोरेज बैग पर रखी और पीछे मुड़कर देखा। कुछ ही दूरी पर काले ताओवादी वस्त्र पहने एक साधक उड़ती हुई तलवार पर सवार था। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, उसकी आंखों में एक जानलेवा भाव था। साफ जाहिर था कि वह नेक इरादे से नहीं आया था। स्तर 8 क्यूई संक्षेपण। सोंग क्यू ने धीरे से कहा। उसने जल्दी से सू जिमो को एक तरफ खींच लिया और दुआ की कि काश ये इंसान बस यूं ही गुजर गया हो। पलक झपकते ही काले वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा उन दोनों के सामने आ गया। वह उड़ती हुई तलवार से नीचे कूद पड़ा और सोंग क्यूई की ओर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, साथी ताओवादी, बेहतर होगा कि तुम रास्ता छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। मेरा इस व्यक्ति से झगड़ा है। सोंग क्यू ने सू जिमो की तरफ देखा और पाया कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बुरी तरह डर गया था या कुछ और, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि डर क्या होता है। सोंग क्यू ने अपनी मुठियां भींच ली और कहा, साथी ताओवादी, तुम मजाक कर रहे हो। मेरा दोस्त तो एक नश्वर प्राणी है, उसकी तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है। भिनभिनाओ। काले वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा ने उड़ती हुई तलवार पर अपनी उंगलियों से हल्के से थपथपाया। तलवार पर आत्मिक प्रकाश की एक किरण चमकी और तलवार की आभा खिल उठी। निम्न श्रेणी का आत्मा हथियार। सोंग क्यू की हथेलियां पसीने से तर थी। उसके प्रतिद्वंद्वी की साधना उससे एक स्तर ऊंची थी और उसके पास एक निम्न स्तरीय आत्मिक हथियार भी था। एक बार जब वे लड़ने लगे तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। साथी दाओवादी, यदि आप अभी भी नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। काले वस्त्रधारी क्यूई शोधन योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। युवा मास्टर सू, भागो। सोंग क्यू ने जल्दी से सू जिमो के कान में फुसफुसाया। उसने अपना स्टोरेज बैग थपथपाया और उसके हाथ में एक उड़ती हुई तलवार आ गई। जल्दी। सोंग क्यू ने पहल हासिल करने के लिए अपनी उड़ती तलवार को नियंत्रित किया और पहले वार किया ताकि पहल को जब्त किया जा सके। उड़ती हुई तलवार प्रकाश की धारा में बदल गई और काले वस्त्रधारी क्यूई शोधन योद्धा की ओर तेजी से बढ़ी। पलक झपकते ही वह उसके सामने थी। यह तो बस एक छद्म आत्मा का हथियार है, मेरे सामने इतना घमंडी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। काले वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा ने ठंडी सांस ली। वह घबराया नहीं और अपनी उंगली आगे की ओर उठाई। उसके हाथ में उड़ती तलवार पहले ही निकल चुकी थी और सोंग क्यूई की उड़ती तलवार से जोर से टकरा गई थी। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगी। सोंग क्यू की उड़ने वाली तलवार स्पष्ट रूप से पर्याप्त मजबूत नहीं थी और लगभग उड़ गई थी। क्यूई शोधन योद्धा का भौतिक शरीर कमजोर था और उससे लड़ना बेहद खतरनाक था। अगर वह सावधान न रहा और दूसरे पक्ष के आत्मिक हथियार से उसे छेद दिया गया तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। कुछ ही राउंड में सोंग क्यू पूरी तरह से नुकसान में था और केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। सौभाग्य से सोंग क्यू का चेहरा शांत और संयमित था। उसने अपनी पूरी ताकत दूसरे पक्ष से निपटने में लगा दी। उड़ती हुई तलवार नाचती हुई उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, जिससे एक अटूट रक्षा पंक्ति बन गई। सू जिमो ने पूरी प्रक्रिया देखी और चुपके से सिर हिलाया। ऐसी परिस्थितियों में सोंग क्यू पूरी तरह से अकेला ही जा सकता था। आखिरकार उसे पहले ही घटिया दर्जे के 1000 स्पिरिट स्टोन मिल चुके थे। उसे किसी नश्वर के लिए खुद को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब सोंग क्यू को पता था कि वह दूसरे पक्ष के सामने कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वह अकेला नहीं गया। इससे साबित हुआ कि उसने अपना वादा निभाया। सू परिवार ने उसे उनकी रक्षा करने के लिए कहा था। सू जिमो निश्चिंत हो गई। सोंग क्यू और काले वस्त्रधारी क्यू शोधन योद्धा अभी भी लड़ रहे थे। लड़ाई और भी तेज होती जा रही थी। आखिरकार साधना स्तर की दृष्टि से वे दोनों एक स्तर से अलग थे और उनके आत्मिक हथियारों का स्तर भी एक स्तर से अलग था। कुछ ही देर बाद सोंग क्यू ने धीरे धीरे हार के संकेत दिखाए। उसकी उड़ती तलवार पहले जैसी चिकनी नहीं रही। जाहिर है उसकी आत्मा क्यू काफी कम हो गई थी और उसकी शारीरिक शक्ति भी काफी नहीं थी। इस समय सू जिमो ने अचानक पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। काले वस्त्रधारी क्यूई शोधन योद्धा को लगा कि स्थिति उसके नियंत्रण में है। उसने सू जिमो की ओर एक तिरछी नजर डाली और भयावहता से कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी मौत का कारण बताऊंगा।
एक नश्वर के पास वास्तव में आकाशीय खजाने का बिल्ला होता है। यही तुम्हारी मौत का कारण है। सोंग क्यू ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सू जीमो अभी भी उसी जगह खड़ी थी। वह घबरा गया और जोर से चिल्लाया, तुम अभी भी क्यों नहीं जा रही हो? स्वूश। सोंग क्यू थोड़ा विचलित था और दूसरे पक्ष की उड़ती हुई तलवार ने मौके का फायदा उठाया। वह एक भयावह आभा के साथ सीधे उसकी ओर जा गिरी। इस समय उड़ती तलवार की दिशा बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। घबराहट में सोंग क्यू ने अपनी गरिमा की परवाह न करते हुए जल्दी से जमीन पर लोट लगा दी। वह किसी तरह उस विपत्ति से बच निकला, लेकिन उसका शरीर धूल से सना हुआ था और वह बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था। सू जिमो मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। सोंग क्यू के दिल में बेबसी का एक उभार आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। युवा मास्टर सू, देर होने से पहले जल्दी से यहाँ से चले जाओ। आज कोई भी नहीं जा सकता। काले वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा जोर से चिल्लाया। उड़ती तलवार के हमले की गति बढ़ती गई और सोंग क्यूई की रक्षा पंक्ति पर लगातार हमला होता रहा। धातुओं के टकराने की आवाज एक के बाद एक सुनाई दे रही थी। इस समय लड़ रहे दो लोगों ने एक लंबी आह सुनी। हाँ, आज तुम नहीं जा सकते। चाहे सोंग क्यू हो या काले वस्त्रधारी क्यू शोधन योद्धा, दोनों ही कुछ हद तक स्तब्ध थे। वे अभी सू जिमो के शब्दों का अर्थ समझ भी नहीं पाए थे कि तभी दोनों ने अपनी आंखों के कोने से एक भयावह दृश्य की झलक देखी। सू जिमो युद्ध क्षेत्र से पूरे 40 फीट दूर था। हालांकि 2-3 कदम चलने के बाद ही सू जिमो आगे की ओर दौड़ पड़ा था। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। वह किसी खूंखार जानवर जैसा था जो इंसानों को खा जाएगा, और उसके पूरे शरीर पर एक खौफनाक जानलेवा इरादा साफ दिखाई दे रहा था। काले वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा का तो जिक्र ही नहीं, जिसे सू जिमो ने निशाना बनाया था। यहाँ तक कि बगल में खड़े सोंग क्यूई को भी घबराहट महसूस हुई। अरे नहीं! काले वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा का दिल धड़क उठा। पीछे हटते हुए उसने उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित किया और तलवार को घुमाकर सू जिमो को मार डालना चाहता था। हालांकि काले वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा की चाल बहुत धीमी थी। इसके अलावा सू जिमो की नजर में उसमें कई खामियां थी। सू जिमो के चेहरे पर ठंडक थी। उसने अपनी कमर से कोल्ड मून सेबर निकाला और उसे आगे की ओर वार किया। कृपाण की चमकीली चांदी जैसी चमक आंखों में चुभती थी। पूफ! एक विशाल सिर ऊपर उठा। गर्दन शीशे की तरह चिकनी थी और उसमें से ताजा खून बह रहा था। सोंग क्यू ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसका दिमाग चकरा गया था। वह इस दृश्य को स्तब्ध होकर देखता रहा और एक पल के लिए उसे होश ही नहीं आया। वह मृत है। एक स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा को बस एक वार से मार दिया गया। क्या ये किस्मत थी, सौभाग्य, लापरवाही? अच्छा कृपाण। सू जिमो ने कोल्ड मून सेबर को देखा, जिस पर खून का एक भी दाग नहीं था। उसने उसकी तारीफ की और सेबर को वापस म्यान में रख दिया। सोंग क्यू का गला बैठ गया। वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। किस तरह का व्यक्ति स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा को मारने के बाद इतना शांत हो सकता है? सोंग क्यू की नजरों में सू जिमो अचानक रहस्यमयी हो गया। वह उस कमजोर विद्वान से बिल्कुल अलग था जिसे वह पहले जानता था। सोंग क्यू अभी अभी घटी घटना को याद किए बिना नहीं रह सका। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा डरता। अनजाने में वह इतना डर गया था कि उसके पसीने छूट गए। वह यह जानकर भयभीत हो गया कि यदि सू जिमो ने उस पर वार किया होता तो वह बच नहीं पाता। सू जिमो ने काले वस्त्र पहने क्यूई शोधन योद्धा की कमर से स्टोरेज बैग निकाला। बिना देखे ही उसे सोंग क्यूई की ओर फेंक दिया और कहा, ले लो। यह मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनजाने में सोंग क्यू वास्तव में सू जिमो के सामने थोड़ा घबरा गया। सू जिमो मुस्कुराए और बोले, इसे रखो। जितनी जल्दी हो सके स्तर 8 क्यूई संघनन तक साधना करो। सू जिमो की मुस्कान देखकर ऐसा लगा जैसे वह कमजोर विद्वान फिर से वापस आ गया हो। सोंग क्यू के चेहरे पर नरमी आई और उसका तनाव कम हुआ। उसने अब मना नहीं किया और स्टोरेज बैग को ठीक से रख लिया। सू जिमो ने फिर कहा, अपनी पूरी ताकत से उड़ती तलवार को चलाओ और पिंग यांग टाउन की ओर दौड़ो। सोंग क्यू ने जवाब दिया। जैसे ही वह पूछने ही वाला था कि वह कहाँ जा रहा है, उसे एहसास हुआ कि सू जिमो वहां से गायब हो चुका था। उसके पैर खुले हुए थे और उसका हर कदम 20 फीट की दूरी तय कर रहा था। वह बहुत तेज था। केवल इसी क्षण सोंग क्यू को एहसास हुआ कि उसका यह नियोक्ता सरल नहीं था। सोंग क्यू जल्दी से अपनी तलवार पर उड़ गया और सू जिमो का पीछा किया। अध्याय 29 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सू जिमो और सोंग क्यू एक के बाद एक पिंग यांग टाउन पहुंचे। ध्यान आकर्षित करने के डर से सू जिमो ने सोंग क्यू से अपनी उड़ती तलवार रखने को कहा और उसके पीछे सू के निवास तक चला गया। सू के घर का दरवाजा कसकर बंद था। सू जिमो की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी और वह घर में रुक रुक कर आती सिसकियों की आवाजें हल्की हल्की सुन पा रही थी। यह बहुत जानी पहचानी सी आवाज थी। यह सू जियानिंग ही थी। सू जिमो ने भौहें चढ़ाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी बाहों में ताकत लगाई और दरवाजा धक्का देकर खोला। एक दरार के साथ दरवाजे के पीछे की बीम टूट गई।
कौन है भाई? जल्द ही काले कवच पहने 10 से ज्यादा पहरेदार बाहर दौड़े। उनकी आंखें लाल और जानलेवा थी। सू जिमो को देखकर ये लोग दंग रह गए। दूसरा युवा मास्टर। सू जिमो ने सिर हिलाया और सोंग क्यू को सिस्कियों की दिशा में ले गया। सोंग क्यू की नजर इन गार्डों पर पड़ी और वह मन ही मन चौंक गया। वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि इन रक्षकों में एक जबरदस्त जानलेवा आभा थी। वे युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित थे और कोई साधारण मार्शल कलाकार नहीं थे। सू होम के कमरे के बाहर सू परिवार के कई लोग या तो बैठे थे या खड़े थे। हर कोई उदास दिख रहा था और आसपास का माहौल बेहद निराशाजनक था। दूसरा युवा मास्टर वापस आ गया है, अंकल जेंग और बाकी लोग खड़े होकर बोले। सू जिमो ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, बड़े भाई कैसे हैं? अंकल जेंग चिंतित दिखे और उन्होंने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। सबसे बड़े यंग मास्टर अभी भी कोमा में हैं। सू जिमो की नजर सू परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ी और उसने धीमी आवाज में कहा, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो क्या आप अब भी इसे छिपाना चाहते हैं? सू परिवार में सभी ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। मेरे पिता सू म्यू हैं, जो यान देश में वुडिंग के ड्यूक हैं, है ना? सू जिमो ने हल्के से कहा। सू परिवार में सबके चेहरे बदल गए। अंकल जेंग ने चौंक कर पूछा, दूसरे युवा गुरु, आप? लुओ तियानोवू ने मुझे ढूंढा। यह सुनकर अंकल जेंग की आंखें चमक उठी और उन्होंने आह भरी। लुओ तियानोवू एक दयालु व्यक्ति नहीं है। वह महत्वाकांक्षी है और हमेशा से ही अराजक समय का फायदा उठाकर राजा बनना चाहता है। उसने सबसे बड़े युवा गुरु की भी तलाश की थी और उसके साथ सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। सू परिवार का यान के राजा के साथ झगड़ा है, लेकिन सबसे बड़े युवा गुरु यान राज्य के लोगों को फंसाना नहीं चाहते। तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन सेना में बिताया। उनके अधीन काली बख्तरबंद घुड़सवार सेना दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। वे सीमाओं पर सरपट दौड़ते थे और विदेशी दुश्मनों से रक्षा करते थे। उन्होंने यान साम्राज्य को 1 इंच जमीन भी नहीं खोने दी। सेनापति ने एक बार शपथ ली थी कि वह जीवन भर यान साम्राज्य के लोगों की रक्षा करेंगे, ताकि लोगों के पास बसने के लिए एक जगह हो और युद्ध की पीड़ा से बचा जा सके। ज्येष्ठ युवा स्वामी को अपने पिता की वसीयत विरासत में मिली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लुओ तियानोवू के साथ सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस बिंदु पर अंकल जेंग का अब सच छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने आगे कहा, इतने सालों में सबसे बड़े यंग मास्टर अक्सर घोड़े बेचने की आड़ में बाहर जाते थे। दरअसल वे बाहर पुराने ब्लैक आर्मर सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे। बदला लेने के मौके की तलाश में वे उन्हें प्रशिक्षित करते थे। अभी कितने लोग हैं? 5000। इतने सारे लोग कहाँ छिपे हैं? वे यान साम्राज्य और क्यूई साम्राज्य के जासूसों से कैसे छिप सकते हैं? सू जिमो ने भौहें चढ़ाई। अंकल जेंग ने कहा, वे सभी यान साम्राज्य के पास बूथ गांव में छिपे हुए हैं। उस गांव में कुछ दशक पहले भेड़ियों ने कत्लेआम मचाया था। एक भी मुर्गी या कुत्ता नहीं बचा था। आसपास का इलाका वीरान था और कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। वह छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गई थी। सू जिमो ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, चाचा जेंग ने पहले संकेत दिया था कि सू परिवार के दुश्मन क्यूई शोधन योद्धा हैं। आपका क्या मतलब है? 10 साल से भी ज्यादा समय पहले यान राज्य की राजधानी में कई क्यूई शोधन योद्धा थे। वे यान के राजा की रक्षा करते थे। यान के राजा की हत्या की योजना को केवल स्थगित ही किया जा सकता था। ज्येष्ठ युवा गुरु एक अवसर की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः 1 महीने पहले राजधानी के जासूसों ने खबर भेजी कि यान का राजा शिकार करने के लिए दक्षिणी उपनगरों में जा रहा है। काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना अपनी सबसे बड़ी शक्ति केवल एक विशाल क्षेत्र में ही प्रकट कर सकती है। यदि क्यूई शोधन योद्धा सावधान नहीं रहे तो वे भी अपनी जान गंवा देंगे। सू जिमो ने सिर हिलाया। क्यूई शोधन योद्धाओं के भौतिक शरीर बहुत कमजोर थे। वे आम लोगों से ज्यादा अलग नहीं थे। जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ती तो तीरों की बौछार हो जाती। कुछ क्यूई शोधन योद्धाओं की ताकत के लिए नतीजे पर असर डालना बहुत मुश्किल था। वे अपनी जान भी गंवा सकते थे। अंकल जेंग ने सिर हिलाया और आह भरी। यह अफसोस की बात है कि यह हत्या नाकाम रही। यान के राजा के साथ सिर्फ कुछ ची शोधन योद्धा नहीं है, दर्जनों हैं। यान के राजा के समर्थक एक साधना संप्रदाय है। यह सुनकर सू जिमो का दिल धड़क उठा। साधना जगत में यदि कोई संप्रदाय स्थापित करना चाहता है तो कुलपति के पास कम से कम आधार स्थापना क्षेत्र की साधना होगी। अंकल जेंग ने आगे कहा, सबसे बड़े युवा मास्टर को चिंता थी कि लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। वह केवल 1000 काले बख्तरबंद घुड़सवारों को लेकर आए और उन्हें शहर में तितर बितर कर दिया। अंत में दक्षिणी उपनगरों में दर्जनों क्यूई शोधन योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़े युवा मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। 1000 से अधिक काले बख्तरबंद घुड़सवारों में से केवल 1 दर्जन ही भागने में सफल रहे। सोंग क्यू आगे बढ़े और धीमी आवाज में बोले, दूसरे युवा गुरु सू, मेरे पास एक सार पोषण अमृत है। यह साधना जगत में बहुत आम है। इसका प्रभाव व्यक्ति की नींव को मजबूत करने वाला होता है। सबसे बड़े युवा गुरु को इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। धन्यवाद। सू जिमो ने सिर हिलाया। अंकल जेंग ने दुखी होकर कहा,
शारीरिक बीमारी का इलाज आसान है, लेकिन मानसिक बीमारी का इलाज मुश्किल है। इस बार की असफलता ने सबसे बड़े युवा मास्टर को बहुत बड़ा झटका दिया है। ओह, सू जिमो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बड़े युवा मास्टर की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। एक झटके से वह कैसे हार सकते हैं। अंकल जेंग उदास होकर मुस्कुराए और आह भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे बड़े युवा गुरु जानते हैं कि अगर यान के राजा को किसी साधना संप्रदाय का समर्थन मिल गया तो सू परिवार इस जीवन में कभी बदला नहीं ले पाएगा। मरे हुए दिल से ज्यादा दुख कुछ नहीं होता। शायद यही बात है। वरिष्ठ युवा मास्टर जाग गए हैं। इस समय लियू यू कमरे से बाहर चला गया और गंभीर भाव से बोला। वह अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दवा की तेज और तीखी गंध फैल गई। सू जिमो ने मुड़कर बिस्तर के सिरहाने की ओर देखा। उसका बड़ा भाई सू होंग बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी चोटें बहुत गंभीर थी और उसकी जीवन शक्ति कमजोर होती जा रही थी। भाई, सू जियानिंग, जो सू होंग के बिस्तर के पास पहरा दे रही थी, जोर से चिल्लाई। वह सू जिमो की बाहों में झपटी और जोर से चिल्लाई, बड़े यंग मास्टर गंभीर रूप से घायल हैं। भाई, क्या तुम कोई उपाय सोच सकते हो? सू जिमो ने सू जियानिंग की पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया। उसने सू जियानिंग को सहारा देकर एक तरफ किया और सू होंग के पास आ गया। सू होंग के बाल सफेद थे और वह अभी अभी 30 साल का हुआ था। हालांकि वह पहले से ही बूढ़ा लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ फटे हुए थे। उसकी आंखें बेजान थी और वह छत को घूर रहा था, मानो उसकी आत्मा ही चली गई हो। उसके बाल रातों रात सफेद हो गए। मरे हुए दिल से ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। अपने बड़े भाई को ऐसी हालत में देखकर सू जिमो का दिल दुख गया। उसकी नाक में दम हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। सू परिवार पर खूनी संघर्ष का बोझ था, लेकिन उसके बड़े भाई ने अकेले ही इसे झेलने का फैसला किया था। पिछले 16 सालों से इस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई बहनों की बड़ी सावधानी से हिफाजत की थी, इस डर से कि उनके साथ अन्याय होगा या उन्हें चोट पहुंचेगी। उसने अपना मुंह बंद रखा, इस डर से कि उन्हें फंसाया जाएगा। पिछले 16 सालों से इस व्यक्ति को अकेले ही नफरत का बोझ उठाना पड़ा। कैसी जिंदगी जी रही थी वो। पिछले 16 वर्षों में क्या इस व्यक्ति को कभी रात में अच्छी नींद आए? पिछले 16 सालों से यह व्यक्ति हर समय नफरत में जी रहा था। उसके लिए यह कितना दर्द और यातना रही होगी। वरिष्ठ युवा मास्टर। सू जिमो के होंठ चिल्लाते हुए कांपने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब यह शब्द सू जिमो के मुंह से इतने भारीपन से निकला हो जितना कि अब निकला है। सू होंग ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी स्तब्ध निगाहें सू जिमो के चेहरे पर काफी देर तक टिकी रही, फिर धीरे धीरे उसकी ऊर्जा वापस लौटी। उसके कठोर होंठ हिले और उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जिमो, तुम वापस आ गए। सू जिमो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सू होंग की ठंडी हथेली थामने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए, आंखों में आंसू रोकने की पूरी कोशिश की। जिमो, मैं अब और नहीं कर सकता, सू होंग ने धीरे से आह भरी। जब उसने यह सुना तो सू जिमो इसे और नहीं रोक सका। गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे और उसके कपड़ों पर दाग लग गए। पिछले 18 वर्षों में यह पहली बार था जब सू जिमो रोई थी। सू होंग ने सू जिमो के चेहरे पर आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसका हाथ आधा उठ चुका था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। रो मत, रो मत। सू परिवार के पुरुष केवल खून बहाते हैं, रोते नहीं। सू जिमो ने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और जल्दी से अपने आंसू पोंछे, अपना सिर हिलाया। जिमो, मेरे मरने के बाद जियानिंग और सू परिवार को यहाँ से ले जाना। जितना दूर उतना अच्छा, सू होंग ने कहा। सू जिमो ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसके नाखून उसके शरीर में गहरे धंस गए, जिससे खून की धार बहने लगी। थोड़ी देर बाद सू जिमो ने अपना सिर उठाया और शांत भाव से कहा, बड़े भाई, अच्छी तरह स्वस्थ हो जाओ, ज्यादा मत सोचो। कुछ और भी था जो सू जिमो ने नहीं कहा। मैं सू परिवार का बदला लूंगा। अध्याय 30 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सू जिमो कमरे से बाहर चला गया। अंकल जेंग को सू जिमो के हाव भाव में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह जल्दी से उसके पीछे गए और धीमी आवाज में बोले, दूसरे युवा गुरु, मूर्खता मत करो और यान के राजा की फिर से हत्या करने की कोशिश मत करो। ज्यादा से ज्यादा सू परिवार अपना शहर छोड़ देगा। दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे रहने के लिए जगह तो होगी ही। अंकल जेंग, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। मैंने कभी यान के राजा की हत्या के बारे में नहीं सोचा। सू जिमो ने सिर हिलाया। उसके हाव भाव बनावटी नहीं लग रहे थे। अंकल जेंग ने सिर हिलाया, मानो उन्हें उस पर यकीन हो गया हो। उन्होंने कहा, हम कुछ समय के लिए भूतों के गांव में छिपने की योजना बना रहे हैं। आखिरकार वहाँ 5000 काले बख्तरबंद घुड़सवार हैं। वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। दूसरे युवा गुरु, आप भी साथ आ सकते हैं। मेरे पास अभी भी कुछ है। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें ढूंढने भूतों के गांव जाऊंगा। सू जिमो ने बात बदल दी। उसने सोंग क्यू की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मिस्टर सोंग क्यू हैं। ये सू परिवार की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अंकल जेंग इनसे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। अंकल जेंग ने ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें लगा कि सोंग क्यू सिर्फ सू जिमो का दोस्त है। सू जिमो मुड़ा और चला गया।
वह अभी सू निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचा ही था कि सोंग क्यू उसका पीछा करने लगा। युवा गुरु सू, क्या आप सचमुच यान साम्राज्य की राजधानी जा रहे हैं? सोंग क्वी को सू जिमो के दिल में खून की नीयत का हल्का सा अंदाजा हो गया था, इसीलिए उसने पूछा था। सू जिमो अपनी बात पर अड़ा रहा, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सोंग क्यू ने फिर से उसका पीछा किया और धीमी आवाज में कहा, युवा मास्टर सू, मुझे पता है कि आपके पास क्यूई शोधन योद्धाओं को मारने की क्षमता है। आप नजदीकी मुकाबले में बहुत मजबूत हैं। हालांकि यह केवल एक आमने सामने की लड़ाई है। विशाल सेना से घिरे होने पर आप क्यूई शोधन योद्धाओं के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। आपके पास कोई मौका नहीं होगा। यदि आप यान के राजा को मार भी दे, तो क्या आप यान राज्य की कड़ी सुरक्षा वाली राजधानी से बच निकल सकते हैं? राजधानी की सेना, कुलीन शाही सेना, घेराबंदी के क्रॉसबो और अन्य घातक हथियार। क्यूई शोधन योद्धाओं के हमलों के साथ एक सिद्धर क्यूई शोधन योद्धा भी जीवित नहीं बचेगा। यदि वह किसी देश के राजा की हत्या कर दे तो आपकी तो बात ही छोड़िए। बस सू जिमो अचानक पलटा, उसका चेहरा उदास था। सोंग क्यू आश्चर्यचकित रह गया। सू जिमो ने भावशून्यता से कहा, आपका मिशन सू परिवार की रक्षा करना है, मेरी चिंता मत करो। लेकिन सोंग क्यू उसे फिर से मनाने ही वाला था कि सू जिमो ने हाथ हिलाकर उसे टोकते हुए कहा, मैं बिग ब्रदर को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके शरीर को फिर से स्वस्थ कर सकोगे। जहां तक बिग ब्रदर की मानसिक बीमारी का सवाल है, मैं उसका इलाज करने में उसकी मदद करूंगा। ऐसा कहते हुए सू जिमो ने प्लो-हेवन स्ट्राइड किया और तेजी से दौड़ा। पलक झपकते ही वह सोंग क्यू की आंखों के सामने से ओझल हो गया। केवल एक ही दवा थी जो सू होंग की मानसिक बीमारी को ठीक कर सकती थी, और वह थी यान के राजा का मस्तिष्क। पिंग यांग टाउन की सड़कों पर दौड़ते हुए सू जिमो के चेहरे पर ठंडक थी। उसे बस अपने दिल में एक धधकती आग महसूस हो रही थी, जो लगातार बढ़ती जा रही थी। यह ज्वाला केवल उसके शत्रु के रक्त से ही बुझ सकती थी। कुछ ही देर बाद सू जिमो घर लौट आया। उसने दरवाजा खोला और सीधा खेत में चला गया। खेती के खेत में दाई यू अभी भी हरी चट्टान पर बैठी थी। वह उदासीनता से सू जिमो को देख रही थी। उन्होंने एक साल से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन दी यू के शरीर में जरा भी बदलाव नहीं आया था। मानो समय उसके खूबसूरत चेहरे पर एक भी निशान नहीं छोड़ सकता था। शुरुआत में सू जिमो ने अपनी मुलाकात के लिए कई परिदृश्यों के बारे में सोचा था, लेकिन यह एकमात्र नहीं था। मैं जा रहा हूँ, सू जिमो ने अपना सिर नीचे कर लिया और दाई यू की ओर देखने की हिम्मत न जुटाते हुए उसने धीरे से कहा, ओह। दाई यू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। इस बार जाने के बाद शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या आप मौत का सामना करने जा रहे हैं? आप ऐसा कह सकते हैं। यदि वह राजधानी में प्रवेश करना चाहता था और किसी देश के राजा को मारना चाहता था, तो सू जिमो को एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश, कई क्यूई शोधन योद्धाओं और एक साधना संप्रदाय का सामना करना पड़ता। फाउंडेशन स्थापना साधकों के साथ एक साधना संप्रदाय। सू जिमो का यान देश की राजधानी की इस यात्रा से जीवित लौटने का इरादा नहीं था। यह विदाई उन दोनों के बीच अंतिम विदाई हो सकती है। दी यू ने सू जिमो की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक सौम्य भाव झलक रहा था। उसने पूछा, तुम्हें पता है कि तुम मौत के मुंह में जा रही हो, फिर भी तुम जाना चाहती हो? सू जिमो चुप रहा। दाई यू ने आगे कहा, वास्तव में आपके पास एक बेहतर विकल्प है। आप सहन करने और तब तक साधना जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत न हो जाए। अचानक सू जिमो की आंखों के सामने तस्वीरें घूम गई। मदहोशी में वह मानो 16 साल पहले लौट गया हो। उसने अपने माता पिता को तलवार के नीचे दुखद रूप से मरते देखा। उसने सू परिवार को कत्ल होते देखा। खून नदियों की तरह बह रहा था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो रही थी। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई उसे और जियानिंग को बचा रहा था जब वे राजधानी से भाग रहे थे। किसी ने उसके चेहरे पर वार कर दिया था और उसे पता भी नहीं चला कि उसका चेहरा खून से लथपथ था। अंत में सू जिमो की नजर अपने बड़े भाई के सफेद बालों, पीले गालों और खाली आंखों पर टिक गई। मेरी साधना का उद्देश्य क्या है? सू जिमो ने अचानक पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दाई यू से पूछ रहा हो, लेकिन साथ ही वह मन ही मन बुदबुदा रहा था। मैं सहन करने की साधना नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सहन करना चाहता हूँ, तो 1 साल पहले जब मैंने परफेक्टेड कैंग लैंग को धमकाया था, तो मेरे घुटने टेकने में क्या गलत है? अगर मैं सहन करना चाहता हूँ, तो जब जो डिंग्युन मुझे मारने आए, तो मेरे दया की भीख मांगने में क्या गलत है? अगले ही पल सू जिमो ने अचानक अपना सिर उठाया और उसे गर्म खून का एक उफान महसूस हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और वह चिल्लाया, चूंकि मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा, मैं इससे छुटकारा पा लूंगा। मुझे परवाह नहीं कि वह किसी देश का सम्राट है या किसी साधना संप्रदाय का। अगर वह मारना चाहता है तो मैं जी भरकर मारूंगा। जिंदगी भर कष्ट सहने से बेहतर है कि एक शानदार जिंदगी जी जाए। मैं सू जिमो एक साफ दिमाग रखने और अपनी मर्जी से गिले शिकवे दूर करने की साधना करता हूँ। ठीक है। दाई यू ने सिर हिलाया। 1.5 साल की साधना में दाई यू ने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की थी। यह पहली बार था जब सू जिमो ने दाई यू से यह शब्द सुना था।
याद रखना तुमने आज क्या कहा था, यह तुम्हारे भविष्य के जीवन और उपलब्धियों से जुड़ा है, दाई यू ने कहा। हालांकि सू जिमो समझ नहीं पाई। दाई यू की आंखों में एक शैतानी चमक दौड़ गई। उसके तुरंत बाद सू जिमो के मन में सूत्रों की कुछ पंक्तियां उभर आईं। यह अस्थि सुदृढ़ीकरण खंड का सूत्र है। इसे दिव्य रथ दानव राजा से लिया गया था। दिव्य रथों का स्वभाव मजबूत होता है और वे सरपट दौड़ने की क्षमता रखते हैं। वे अत्यंत मजबूत होते हैं और सरपट दौड़ते समय उनमें अत्यंत प्रबल आवेग और विस्फोटक शक्ति होती है। मैं तुम्हें 3 और चालें सिखाऊंगा, दिव्य रथ विखंडन, दिव्य रथ रौंदना और दिव्य रथ क्षणभंगुर। इसे रास्ते में समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसे समझ सकते हो तो तुम स्तर 10 के सिद्धक क्यूई शोधन योद्धा से लड़ने में सक्षम हो सकते हो। दाई यू हरे पत्थर से नीचे कूद गया और चालों का अभ्यास करने लगा। सू जिमो ने पलके झपकाए बिना अपना ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि यान के राजा को मारने और अपनी जान बचाने की यही उसकी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। बहुत जल्द दाई यू ने तीनों चालों का अभ्यास पूरा कर लिया। उसने सू जिमो की ओर देखा और कहा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें याद दिला दूं। राक्षसी साधक उच्च स्तर के विरोधियों को आसानी से मार सकते हैं। हालांकि तुम्हारी वर्तमान शक्ति एक आधार स्थापना साधक से बहुत कम है, फिर भी अगर तुम उसके करीब पहुंच सको तो तुम्हारे पास उसे मौके पर ही मारने का मौका होगा। सू जिमो ने सिर हिलाया। एक आधार स्थापना साधक उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित करते समय जो शक्ति प्रकट कर सकता था वह एक ची शोधन योद्धा की शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। वे अधिक फुर्तीले भी थे और उनके पास अन्य आक्रामक और जीवन रक्षक साधन भी हो सकते थे। ये सभी सू जिमो को मारने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि आधार स्थापना साधकों में कोई कमजोरी नहीं थी। हालांकि उनके शरीर क्यूई शोधन योद्धाओं से ज्यादा मजबूत थे, फिर भी वे सू जिमो से कहीं कमजोर थे। यदि सू जिमो को उसके करीब आने का मौका मिल जाए तो वह उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को मार सकता है। यह कहना आसान था, लेकिन वास्तव में यह स्वर पर चढ़ने जितना ही कठिन था। सू जिमो ने दाई यू को देखा और अपनी आंखों में छिपी अनिच्छा को अब और नहीं छिपाया। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, अलविदा मिस दाई। दाई यू ने मुड़कर सू जिमो की ओर पीट करके हाथ हिलाया। सू जिमो ने गहरी सांस ली और खेती के खेत से बाहर चला गया। उसने यान देश की राजधानी की ओर देखा और मुठियां भींचकर धीरे से बुदबुदाया, यान के राजा अपनी गर्दन धो लो, मैं सू जिमो आ रहा हूं। अध्याय 31 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। वह पिंगयांग कस्बे से उत्तर की ओर बढ़े, कैंगलांग पर्वत श्रृंखला को पार किया और यान देश के क्षेत्र में प्रवेश किया। सू जिमो ने रास्ते में घोड़े की सवारी नहीं की। अब वह पूरी गति से दौड़ रहा था, इसलिए एक खूंखार घोड़ा भी उसे पकड़ नहीं सका। मौसम ठंडा हो रहा था और सर्दी की शुरुआत हो रही थी। हालांकि सू जिमो का शरीर तप रहा था और उसके सिर से सफेद कोहरा उठ रहा था। सू जिमो दौड़ते हुए हड्डियों को मजबूत करने वाले भाग का सूत्र घुमाने लगा। उसके पैर बहुत तेज गति से घूम रहे थे और कई दृश्य दिखाई दे रहे थे। पलक झपकते ही वह उस जगह से गायब हो गया। दिव्य घोड़ा क्षणभंगुर। यह हड्डियों को मजबूत करने वाले सेक्शन में से एक था। यह अपनी गति के लिए जाना जाता था। लोहेवन स्ट्राइड पैरों को प्रशिक्षित करने की एक तकनीक थी। जब कोई आगे कदम बढ़ाता तो एक प्रभावशाली आभा मंडल होता। दूसरी ओर डिवाइन स्टीड फ्लीटिंग गति का एक विस्फोट था। बॉडी टैम्परिंग सेक्शन और टेंडन्स ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन की नींव का उपयोग करते हुए व्यक्ति की मांसपेशियां ऐंठती थी और टेंडन्स कांपते हुए हड्डियों पर लगातार प्रहार करते थे ताकि हड्डियों को गड़ने का प्रभाव प्राप्त हो सके। जब कोई व्यक्ति हड्डियों को मजबूत करने वाले भाग की शुरुआती सफलता के चरण तक साधना करता है तो बल लगाने पर हड्डियों से चटकने जैसी आवाज आती है। जब कोई व्यक्ति अभूतपूर्व सफलता के चरण तक साधना करता है तो टैंडन और हड्डियों के आपस में प्रतिध्वनित होने का प्रभाव होता है। अस्थि बल की साधना करने के बाद व्यक्ति की शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती थी। दिव्य अश्व दिन में 1000 मील और रात में 800 मील की यात्रा कर सकता था। ऐसी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ थी। पिंगयांग टाउन से यान देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए यहाँ तक कि स्तर 10 के सिद्धर क्यूई शोधन योद्धा को भी बिना आराम किए दिन रात यात्रा करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। सू जिमो ने दिव्य घोड़ा क्षणभंगुर में महारत हासिल करने के बाद वह 8वें दिन वहां पहुंचा। रास्ते में सू जिमो हवा की तरह तेज दौड़ रहा था। वह बिना एक पल भी रुके हड्डियों को मजबूत करने वाले सेक्शन की सांस लेने और छोड़ने की विधि को लगातार दोहराता रहा। यह सब सू जिमो के शरीर में स्कारलेट फ्लेम फ्रूट द्वारा सील किए गए विशाल सार की बदौलत संभव हुआ। यह सू जिमो की अद्भुत साधना में सहायक हो सका। सू जिमो ने संगीन क्रिस्टल धनुष और शीत चंद्र कृपाण को तिरछे हाथ में लिया। वह धूल से लथपथ यान देश की राजधानी में पहुंचा। शहर में प्रवेश करने से पहले सू जिमो को लगा कि राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। शहर के द्वार के दोनों ओर दर्जनों बख्तरबंद पहरेदार खड़े थे जो आने जाने वालों से पूछताछ और जांच कर रहे थे। राजधानी में प्रवेश करते समय सू जिमो की अभिव्यक्ति सामान्य थी। एक पहरेदार ने सू जिमो को रोका और उसकी जांच की। उसकी आंखों में उपहास का भाव तैर गया। वह धीरे से हंसा और बोला, एक बेचारा विद्वान धनुष और कृपाण लेकर क्या
धोखा दे रहा है। सूजिमो अभी भी हरे रंग के वस्त्र पहने हुए था। उसकी त्वचा गोरी और चेहरा नाजुक था। वह किसी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। धनुष और कृपाण लिए हुए वह पहरेदारों को अजीब लग रहा था। सूजिमो के चेहरे पर उदासीनता थी और वह बिना कुछ कहे मुस्कुरा रहे थे। अरे बेचारे, अपनी कमर पर बंधी कृपाण निकालो और मुझे दिखाओ। क्या यह धारदार है? हाँ, कुछ ही दूरी पर एक और रॉयल सिटी गार्ड भी इस मस्ती में शामिल हो गया। सूजिमो के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जब वह धीरे धीरे अपनी कमर पर लटके कोल्ड मून सेबर तक पहुंच रहा था। वास्तव में सूजिमो की इच्छा राजधानी के प्रवेश द्वार पर लड़ने की नहीं थी। एक बार जब उसने यहाँ नरसंहार शुरू कर दिया तो वह निश्चित रूप से राजधानी के सभी रक्षकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यहाँ तक कि क्यूई शोधन योद्धा भी दौड़े चले आ सकते हैं। इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्या सूजिमो अपने रास्ते से बाहर निकल सकता है। भले ही वह महल में अपने रास्ते से बाहर निकल सकता है, यान का राजा बहुत पहले छिप गया होगा। जैसे ही सूजिमो की हथेली कोल्ड मून सेबर के मूठ पर पड़ी, पहरेदारों के कमांडर ने यह दृश्य देखा और मजाक में डांटा, तुम लोग सिर्फ विद्वानों को धमकाना जानते हो। विद्वान, जल्दी से शहर में घुस जाओ, उनकी परवाह मत करो। सूजिमो के चेहरे पर नरमी छा गई। उसने उस व्यक्ति की तरफ सिर हिलाया और यान देश की राजधानी में चला गया। सूजिमो को स्काई ट्रेजर पवेलियन मिल गया और वह सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। उसने कोल्ड मून सेबर और सैंगुइन क्रिस्टल बो को अस्थायी रूप से यहीं छोड़ने की योजना बनाई थी। ये दोनों हथियार बहुत ही आकर्षक थे। सूजिमो के लिए इन्हें महल में लाना लगभग असंभव था। स्काई ट्रेजर बैज के साथ कोई भी वस्तुएं मुफ्त में छोड़ सकता था। जब सूजिमो ने स्काई ट्रेजर बैज निकाला तो यान देश की राजधानी में स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने धीरे से कहा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, युवा स्वामी, क्या मैं इस बैज को देख सकता हूँ? सूजिमो ने उसे स्काई ट्रेजर गोल्ड बैज थमा दिया। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। क्यों, कोई समस्या है क्या? सूजिमो ने भौहें चढ़ाई। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। फिर भी उसने स्काई ट्रेजर गोल्ड बैज लौटाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप इसे कब लेना चाहते हैं? अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो यह कल होना चाहिए। ऐसा कहने के बाद सूजिमो मुड़ी और स्काई ट्रेजर पवेलियन से बाहर चली गई। सूजिमो के जाने के बाद स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ मंडप स्वामी? क्या हो सकता है कि इस व्यक्ति का आकाशीय खजाने वाला स्वर्ण बिल्ला नकली हो? मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्ति क्यूई शोधन योद्धा है। यह सचमुच संदिग्ध है कि उसके पास आकाशीय खजाने वाला स्वर्ण बिल्ला है। आकाशीय खजाने वाले मंडप के एक कर्मचारी ने कहा, यह नकली नहीं है, यह इससे अधिक वास्तविक नहीं हो सकता। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने अपना सिर हिलाया और गहरी सोच में डूबे हुए भौहें चढ़ा ली। अगली सुबह अधिकारी महल के बाहर एकत्र हुए और यान के राजा को सम्मान देने के लिए शाही दरबार में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। सूजिमो उनमें से एक था। टंडन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में शुरुआती सफलता हासिल करने के बाद सूजिमो अपने चेहरे की मांसपेशियों को सिकोड़ और हिला सकता था। वह अपना रूप तो बदल सकता था, लेकिन अपने शरीर का आकार नहीं बदल सकता था। टंडन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के बाद वह अपनी उपस्थिति और शरीर के आकार को पूरी तरह से बदल सकते थे। हड्डियों को गढ़ने में अभूतपूर्व सफलता पाने के बाद वह अपनी हड्डियों को अपनी इच्छानुसार सिकोड़ और सिकोड़ भी सकता था। इसके बाद वह अपनी ऊंचाई बदल सकता था और एक बिल्कुल अलग इंसान बन सकता था। कल रात सूजिमो ने शांगगुआन ले नाम के एक सरकारी अधिकारी को मार गिराया। वह उसकी जगह लेकर आज सुबह शाही दरबार में आया। भाई शांगगुआन, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, लगता है तुम लंबे हो गए हो। बगल में खड़े किसी ने आकर उसका अभिवादन किया। सूजिमो भावशून्य थी और एक शब्द भी नहीं बोली। जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ही ज्यादा गलतियां होंगी। और तो और सूजिमो ने अपना रूप तो बदल लिया था, लेकिन उसकी आवाज शांगगुआन ले जैसी नहीं हो सकती थी। उस व्यक्ति ने कहा। यह देखकर कि सूजिमो ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने उसे डांटने की कोशिश की। वह शर्मिंदा होकर मुड़ा और सूजिमो को नजरअंदाज कर दिया। डैंग डैंग डैंग, शहर के बुर्ज से घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने अपने कपड़े ठीक किए और दो पंक्तियों में धीरे धीरे महल में प्रवेश किया। महल में 50-60 साल का एक बूढ़ा आदमी, जिसके सिर पर मुकुट और शरीर पर अजगर का चोगा था, बीच में बैठा था। वह बहुत ऊंचा और शक्तिशाली था। उसकी निगाहें मशाल की तरह थी और उनमें एक ऐसा वैभव झलक रहा था जो लंबे समय तक ऊंचे पद पर रहने से आता था। यह यान का राजा था। यान के राजा के दोनों ओर ताओवादी वस्त्र पहने 4 क्यूई शोधन योद्धा बैठे थे। वे निश्चिंत लग रहे थे और आंखें बंद करके झपकी ले रहे थे। नागरिक और सैन्य अधिकारी हॉल में दाखिल हुए और एक साथ घुटने टेककर चिल्लाने लगे, राजा को नमस्कार। यह आवाज महल में गूंज उठी। यह बहुत तेज, बहरा कर देने वाली और जोश से भरी हुई थी। हा झाओ कियान। अधिकारियों का अभिवादन पूरा होने से पहले ही भीड़ में से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। विशाल हॉल में यह आवाज बेहद कानों को चीर देने वाली थी।
झाओ कियान, यान के राजा का नाम। यान के राजा के सामने उसका नाम पुकारने का साहस किसने किया? अधिकारी चौंक गए और जल्दी से आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके बीच से निकल रहा है। वह अपना सरकारी चोगा उतार रहा था, जिसके नीचे एक हरा चोगा दिखाई दे रहा था। शांगगुआनले, क्या तुम पागल हो? राजा को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक सैन्य अधिकारी ने गुस्से से डांटा, लेकिन उसने पाया कि हरे रंग के लबादे वाले आदमी का रूप अजीब तरह से बदलने लगा था। पलक झपकते ही वह किसी और ही इंसान में बदल गया था। यह नागरिक और सैन्य अधिकारियों को लगा कि उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही हैं। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें मली और फिर से खोलकर देखा। यह शांगगुआनले नहीं था। यान के राजा के पास बैठे 4 क्यूई शोधन योद्धाओं ने भौहें चढ़ाई। उन्होंने अपनी निगाहें सू जिमो पर घुमाई। जब उन्हें पता चला कि कोई आत्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं है, तो उन्होंने मन ही मन उपहास किया। अपना रूप बदलना अंततः एक छोटी सी चाल थी। शुरुआत से ही यान के राजा के हाव भाव नहीं बदले। उसकी निगाहें तेज और उग्र थी। उसने सू जिमो को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? सू जिमो मुस्कुराई और फिर पूछा, क्या तुम्हें अभी भी सू म्यू याद है? पीएसटी। सभी अधिकारी हड़बड़ा गए। यान देश में यह नाम लगभग वर्जित था। यान के राजा के सामने इसका जिक्र करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। यान के राजा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सू जिमो के चेहरे को ध्यान से देखा। काफी देर बाद यान के राजा ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसे। हाँ, तुम उनके बेटे हो। हाँ। सू जिमो भी हंस रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, सू होंग मेरा बड़ा भाई है। ओह! यान के राजा के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। उसने अपनी भौहें उठाई और पूछा, मेरे महल में आकर तुम क्या करना चाहते हो? सू जिमो ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ हूँ। हाँ। सभी अधिकारी जोर से हंसने लगे। सभी की नजरों में सू जिमो, जो बेहद कमजोर और दुर्बल दिख रही थी, एक बेवकूफ की तरह थी जो बकवास कर रही थी। पफट। यान का राजा जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। उसने सिर हिलाया और कहा, दिलचस्प। सू जिमो ने एक बार अंकल झेंग से कहा था कि उसने यान के राजा की हत्या के बारे में कभी नहीं सोचा था। यह झूठ नहीं था। सू जिमो के लिए चाहे हत्या हो या हत्या, अपने दिल में छिपे अन्याय और गुस्से को बाहर निकालना काफी नहीं था। यान के राजा के लिए यह उसके लिए बहुत आसान था। सू जिमो यान के राजा को मारना चाहता था, हालांकि वह यह काम खुलेआम और सभी अधिकारियों के सामने करना चाहता था। सू जिमो यान के राजा और दुनिया को यह बताना चाहता था कि यान के राजा को मारने वाला व्यक्ति सू म्यू का वंशज था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह खुश हो सकता था और अपने सीने में भरा गुस्सा बाहर निकाल सकता था। यान के राजा ने अपना सिर हिलाया और कुछ भावनाओं के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू म्यू के 2 बेटों के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। सू होंग ने 16 साल तक सहन किया था और कई वर्षों तक साजिश रची थी। उसने केवल घात लगाकर मेरी हत्या करने का साहस किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे महल में बेशर्मी से आए और कहो कि तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें क्या अधिकार है? यान के राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरी नजर में सू होंग को कोई माना जाता है। तुम बस एक साधारण आदमी हो जो बोल्ड हो लेकिन स्मार्ट नहीं। साधारण आदमी? सू जिमो मुस्कुराया। उसने अपना सिर उठाया और अचानक पूछा, झाओ कियान, क्या तुमने यह कहावत सुनी है? जब एक साधारण आदमी क्रोधित होता है तो 5 कदम दूर तक खून के छींटे पड़ेंगे। थोड़ी ही दूरी पर हर कोई उसका दुश्मन हो जाएगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, सू जिमो की आंखें चमक उठी। उसके पूरे शरीर से एक खौफनाक जानलेवा इरादा फूट पड़ा जो लगभग साकार हो ही गया। पूरे महल का तापमान मानो गिर गया।